ग्लोबल साउथ का लीडर होने में हिंदुस्तान कितना कामयाब रहा है और ग्लोबल साउथ इन दोनों पोल्स के मुकाबले अपना सिग्निफिकेंस कहाँ तक मेंटेन रख पाएगा? देखिए, ग्लोबल साउथ अभी तक तो पिछले 1-2 वर्षों तक कुछ खास था ही नहीं। ये वही अमेरिका है जो 1965 के वॉर में शास्त्री जी कह रहा था कि अगर आपने पाकिस्तान से अपनी फौज नहीं बुलाई तो हम वो लाल जो मोटा गेहूं आपको भेजते हैं खाने के लिए, जो हमारे यहाँ सुअरों को दिया जाता है, वो बंद कर देंगे। देखिए, कहा जाता है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। पिछले 100 सालों का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, अब इस समय वो वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर है जो बन रहा है? अभी जो पाकिस्तान की नज़दीकी हुई ट्रंप के आने के बाद से, और जिस तरीके से मुनीर की पीठ थपथपाते हैं ट्रंप, कई दफ़ा बुलाते हैं, लंच भी करते हैं, पाकिस्तान के साथ जो ये क्लोजनेस है उसकी वजह आप क्या मानते हैं, क्या है? क्वाइट अ फ्यू। जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रंप लाइक्स टू डील विद स्ट्रॉन्ग पीपल, रेस हॉर्सेस। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, संकट हैं, चुनौतियां हैं, उसका कारण एक ही है, पैसा। इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर माने जाने वाले रविंद्र सचदेव साहब हैं। सर, पहले आप बैठिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया कि जो टीम न्यूज़ इंडिया की हमारी तैयार हो रही है, उसको अलग अलग फील्ड्स की बारीकियां और उसके कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस ये समझ में आए। तो न्यूज़ रूम के ज़रिए ही खबरें चलती हैं, चैनल के ऊपर जो कुछ भी जाता है न्यूज़ रूम ही तय करता है। तो न्यूज़ रूम की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं या इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं अलग अलग फील्ड्स के, उस पर बहुत साफ हो। तो इसी कोशिश का हिस्सा है कि हम लोगों ने इस सीरीज़ को शुरू किया है। और रविंद्र सचदेव साहब, चूँकि इंटरनेशनल अफेयर्स एक, मैं कहूँ कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आज की तारीख में दुनिया में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, संकट हैं, चुनौतियां हैं, उसका कारण एक ही है, पैसा। ग्रीनलैंड पे अमेरिका की नज़र हो तो, या रूस का यूक्रेन पर हमला हो और उसका पूरा दोनों बास का इलाका कब्जे में उसने कर लिया है, या फिर चीन की ताइवान पे नज़र हो, या जापान सी और चाइना सी के भीतर कई आइलैंड्स के ऊपर चीन की दावेदारी हो, यह सब अगर किसी एक वजह से है तो वो पैसा। वहाँ के मिनरल्स, माइंस, गैसेस, नेचुरल ऑयल। और दुनिया मोटे तौर पर अब एक अलग तरीके से काम कर रही है। ग्लोबल वर्ल्ड होने के बाद कहीं भी कोई भी मुसीबत, मुश्किल या संकट खड़ा होता है तो हर सिरा या हर कोना दुनिया का उससे प्रभावित होता है। इसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। यूक्रेन वॉर में हिंदुस्तान ने केवल गेहूं की सप्लाई रोक दी तो अमेरिका चिल्लाने लगा था। ये वही अमेरिका है जो 1965 के वॉर में शास्त्री जी कह रहा था कि अगर आपने पाकिस्तान से अपनी फौज नहीं बुलाई तो हम वो लाल जो मोटा गेहूं आपको भेजते हैं खाने के लिए, जो हमारे यहाँ सुअरों को दिया जाता है, वो बंद कर देंगे। और वक्त का चक्र ऐसा चला कि हिंदुस्तान ने गेहूं यूक्रेन वॉर के दौरान केवल रोका एक्सपोर्ट, तो वही अमेरिका छटपटा उठा। और जितनी चीज़ें आप आज की तारीख में देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण, या उसमें बहुत हद तक समझने की कोई गुंजाइश है, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ज़रिए है। इसलिए रविंद्र साहब को हमने कहा कि आप सर आना आपका ज़रूरी है। और अब सर मैं यह पूरा न्यूज़ रूम आपके हवाले करता हूँ। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो मैं कहूँगा, ऑफ कोर्स इट्स अ प्लेजर टू मीट अप एंड डिस्कस, बट सेकेंडली मैं इक्वली कहूँगा ये बहुत ही, आई थिंक, अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही नीडेड, आई वुड से, इन द सेंस कि न्यूज़ रूम की अपने की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, राइट, कि अपने जो कोलीग्स हैं, जो स्टोरीज देखते हैं, पढ़ते हैं, ब्रेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनका दायरा बढ़ना, एक्सपीरियंस बढ़ना, आई थिंक एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।
एंड सेकेंडली, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी बिल्ड होगी, लेट्स से अगर हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें, इकोनॉमिक, कल्चरल, जो भी डिप्लोमेसीज की बात करें, आज की दुनिया में जो ऑप्टो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी बात करें, इन सब चीज़ों में जितनी ज़्यादा आपकी टीम, आपके कोलीग्स माहिर होंगे, उतना ज़्यादा वो अच्छी स्टोरीज करेंगे और उतना ज़्यादा वो अपने रीडर्स तक, आपके या व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे। सो बॉटम लाइन ये है कि ये जो अवेयरनेस ग्रोइंग आप अपने न्यूज़ रूम में कर रहे हैं, इसका डाउनस्ट्रीम तो बेनिफिट और फ़ायदा, मैं फ़ायदा कहूँगा, हमारे और आपके व्यूअर्स को है, क्योंकि आज की तारीख में मेरे को जो दिखता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है दुनिया के बारे में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है। बट एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन शायद ज़्यादा नहीं है, और कई बार इंफॉर्मेशन है भी, या जो हमें बताया जाता है, ये दिखता है व्यूअर्स को बड़ा प्लेन सिंपल ब्लैक एंड वाइट करके कि ये इसको ब्लेम किया जा सकता है हर चीज़ के लिए, जबकि दुनिया में बहुत चीज़ों में अगर हम देखें, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, चीज़ों में ग्रे भी होता है। तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे इंडिया के सिटीजन्स को जितना ज़्यादा बेहतर डेप्थ में, विड्थ में इन चीज़ों का नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा आई थिंक हमारी कंट्री की, अपनी हम कहें तो ग्लोबल क्वोशंट, जैसे आईक्यू होता है ना, इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये आप जीक्यू बढ़ा रहे हैं देश ग्लोबल का। क्वेश्चन। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई विल से। अब आप पूछिए, एंड और एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस, हैप्पी टू गो डाउन। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। लेकिन सचदेव साहब ने एक, वो उसको क्या कहेंगे सर, जो आप लेकर के आए हैं, जिसके ज़रिए हम जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको समझा सकते हैं, अपनी टीम को बता सकते हैं। हाँ हाँ, हम्म, एक मानिए फ्रेमवर्क है, राइट। आज की दुनिया, अगर हम देखें आज की दुनिया, लेट्स से, उसको कमरे से मंगवा लीजिए। हाँ यस, एक मॉडल है जो मैंने G20 के दौरान बनाया था, और अब काफ़ी मैं उसका जिक्र करता हूँ, उसमें मैं किताब भी लिख रहा हूँ, मेरी अगली किताब, पर उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। पिछले 100 सालों का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, अब इस समय वो वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर है जो बन रहा है? मेरा मानना यह है कि कोविड के बाद से पूरी दुनिया एकदम रुक गई। कभी नहीं हुआ आज तक, करोड़ों साल की ह्यूमन हिस्ट्री में, कि पूरे प्लैनेट अर्थ पर इंसान टोटल रुक गया और झांका था, राइट। घरों में, केव्स में, न्यूयॉर्क में अपने पेंट हाउस में, या तस्मानिया की गुफाओं में है। उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध, उसके बाद इजराइल गाजा युद्ध, और अब ट्रंप की प्रेसिडेंसी। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं जिनके चलते जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है, हो रहा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। बाय नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक तरह से दुनिया का नया सॉफ्टवेयर बन रहा है। दुनिया रीबूट हो रही है, क्योंकि अब सारी अजम्पशन जो थी कि वर्ल्ड पावर ऐसी होती है, सप्लाई चेन्स ऐसे चलेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऐसे चलेगा, WTO का रोल ये रहेगा, देशों के बीच में दुश्मनी कैसे रहेगी, कितनी लड़ाइयाँ, बैटल हो सकती हैं या नहीं, वो जो सारे अजम्पशंस थे वो चेंज हो रहे हैं। तो दुनिया इस समय रीबूट कर रही है, रीस्टार्ट हो रही है। और इस वक्त को मैं कहता हूं, एक तरह से ये जो मॉडल बनाया था मैंने 3D इंडिकेट करने को, कि एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑर्डर नहीं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मल्टीपल कनेक्टिविटीज है, सब आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कंपीट भी कर रहे हैं, दुश्मन भी है, अलग अलग क्लस्टर्स बन रहे हैं। अब देखिए, अलग अलग क्लस्टर्स बनेंगे, इनमें से कुछ बिखर जाएंगे, शायद होने को तो शायद दुनिया आज से 30-40 साल में ऐसी हो सकती है, 2 क्लस्टर हों, एक तरफ होगा चाइना कैंप और 3 होंगे शायद, एक तरफ होगा अमेरिका यूरोप कैंप, और एक होगा नोवेयर मिडिल कैंप, राइट। तो इस तरह के क्लस्टर्स बनते जा रहे हैं। सो पॉइंट इज, जो वैल्यूज आज की तारीख में हम विचार रखेंगे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, वही तो कल की दुनिया बनेगी, क्योंकि इस समय दुनिया रीस्टार्ट हो रही है। आप बड़ा इम्पोर्टेंट एक टर्म कॉइन कर रहे हैं कि दुनिया रिबूट हो रही है। लाजमी है कि जो ऑर्डर पहले का रहा होगा
वो ऑब्सोलीट हो रहा है, नॉन फंक्शनल हो रहा है, एक नया ऑर्डर क्रिएट हो। जी। आप ये कह रहे हैं। एक चाइना का पोल होगा, एक अमेरिका का पोल होगा, एक और पोल होगा जो नॉन अलाइंड टाइप आप कह रहे हैं। हिंदुस्तान इसमें बहुत कोशिश करता रहा लंबे समय से, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, कि ग्लोबल साउथ का लीडर हिंदुस्तान बनकर के उभरे और उनकी आवाज़ हिंदुस्तान के ज़रिए दुनिया के सामने आए। ग्लोबल साउथ का लीडर होने में हिंदुस्तान कितना कामयाब रहा है और ग्लोबल साउथ इन दोनों पोल्स के मुकाबले अपना सिग्निफिकेंस कहाँ तक मेंटेन रख पाएगा? देखिए, ग्लोबल साउथ अभी तक तो पिछले 1-2 वर्षों तक कुछ खास था ही नहीं। एक मात्र नाम था ग्लोबल साउथ, यानी कि नॉर्थ माना जाता है अमीर, नॉर्थ के देश अमीर, एंड साउथ, ग्लोबल साउथ, पुअर कंट्रीज। अभी तक ज्यादा नहीं था, बट पिछले कुछ वर्षों से ग्लोबल साउथ की आवाज आई थिंक बेहतर उठनी शुरू हुई है। एज अ कलेक्टिव कहो तो एटलीस्ट आवाज, एंड विदाउट डाउट उसमें इंडिया ने रोल प्ले करा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोल प्ले करा है। हाउएवर एट द सेम टाइम इशू ये है, आज की दुनिया जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है ना, ये दुनिया है पावर की, पैसा भी पावर भी। ग्लोबल साउथ के पास पावर और पैसा नहीं है फिलहाल, बट यस ग्लोबल साउथ के पास भारत अगर हम अपने को ग्लोबल साउथ में रखें तो इक्वेशन बदल जाती है। अफ्रीका को हम ऐड कर लें जो कि है, इक्वेशन बदल जाती है, क्योंकि अफ्रीका रिसोर्स रिच है, बट फ्यूचर में एज ऑफ नाउ तो अभी जो चल रहा है, अमेरिका दुनिया का नंबर 1 एम्पायर है। उसने ठान लिया है कि वो हमेशा 1 ही रहेगा, क्लियरली सोच लिया उसने। इधर चाइना नंबर 2 एम्पायर है। चाइना कहता है मैं तो नंबर 1 बनूंगा, रोक सको तो रोक लो। तो ये टसल है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना जो मेन चल रही है। अब ऐसे में ग्लोबल साउथ अपनी आइडेंटिटी, अपनी पोजीशनिंग बनाने का प्रयास कर रहा है, पर याद रखिए ग्लोबल साउथ को चाइना भी वू कर रहा है, जैसे अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, राइट? और एक तरह से हम भी कर रहे हैं, रियलिटी है जियोपॉलिटिक्स की। हम भी जो कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट और अपनी ग्लोबल थिएटर में, इस मैट्रिक्स में हमारी क्या पोजीशन हो, भारत कहाँ होगा, हम भी तो वो देख रहे हैं ना आने वाले वक्त में। तो ग्लोबल साउथ डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत अहम आई थिंक लीवरेज होगा, बट हमें इसे मैक्सिमाइज करना चाहिए। लेकिन सर अभी क्या है, आज की तारीख में पावर का मतलब ये है कि आप इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हैं। अगर आपकी इकॉनमी बहुत मजबूत है तो आपका मिलिट्री माइट बढ़ सकता है, आप अपने डिफेंस पर एक्सपेंस खर्च कर सकते हैं, आप अपने देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर सकते हैं, जो जियांग जेमिंग के बाद से चाइना ने किया 1991 ऑनवर्ड्स। आज चाइना इसलिए है क्योंकि चाइना ने अपनी इकॉनमी को कई गुना बढ़ा करके उस हालत में आके लायक खड़ा किया है कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और देश के भीतर के खर्च को आराम से बियर कर सकता है। अमेरिका इसलिए है कि वो बहुत पहले से अपनी इकॉनमी को लगातार उसने इन्हांस करके रखा हुआ है और वो मेंटेन करता रहा है। अब दुनिया के दूसरे हिस्सों पर अमेरिका की नज़र है। वेनेजुएला से तेल कैसे निकाला जाए, ग्रीनलैंड के जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका एक्सप्लोटेशन कैसे किया जाए, तो एक्सप्लोइट करने की एक पॉलिसी दुनिया की है। ये तो उन्हीं की है जो पावरफुल हैं। भारत एक ग्रोइंग इकॉनमी है। आज की तारीख में उसने, अभी लेटेस्ट खबर ये है कि हमने जापान को छोड़ा और चौथी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अमेरिका का टैरिफ हमारे ऊपर 2.5% था। ट्रम्प के आने के बाद वो 50% हो गया। 86 अरब डॉलर के आसपास का हमारा ट्रेड बेनिफिट था। वो आज की तारीख में आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि 60 अरब डॉलर हमने अभी तक नुकसान उठाया है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है गिरा है। तो लाजमी है कि हमको कहीं ना कहीं ये चोट पहुंच रही है। बतौर इकोनॉमिक पावर हिंदुस्तान जब तक बहुत बड़ा नहीं होता है तब तक इन दोनों के मुकाबले में अलग से अपना पोल क्रिएट करने में नाकाम रहेगा। अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है वो हमारे लिए ऑलरेडी चैलेंज है। जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उस नज़रिए से हिंदुस्तान की पॉलिसी, अमेरिका के साथ रिलेशन, चीन के साथ टकराव, इसको देखते हुए हमारा स्पेस क्या बनता है आने वाले साल में, आपको क्या दिखता है? हमारा स्पेस मेरे ख्याल से हर एक के साथ बनता है।
अलग अलग ढंग से। अमेरिका के साथ भी हमारी रहेगी नॉट ओनली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक लिंकेजेस रहेंगे हमारे और मल्टीपल काइंड्स। चाइना के साथ भी रहेंगे, चाइना के साथ ऑलरेडी हमारे वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। रशिया से भी हम कुछ करेंगे। तो हमारी पॉलिसी जो रहेगी और जो अभी है फिलहाल और जो रहेगी एंड जो कॉमन सेंस दिखती है वो ये कि सबके साथ स्पेसिफिक जैसे चेरी पिकिंग, हमें जो चाहिए, जो कोर इंटरेस्ट हमारा है, किन देश से हमें क्या चाहिए, उन चीज़ों पे हमें उनसे एंगेज करेंगे हम और करना चाहिए। और हर एक के पास सारी चीज़ें तो है नहीं किसी के पास जो हमें चाहिए, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हमें देना भी होता है, ये हम थोड़ी ले थोड़ी सकते हैं। जो भी होता है किसी के साथ भी, अमेरिका के साथ भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो अमेरिका भी तो बेनिफिट कर रहा है, या कई अमेरिकन कंपनीज कर रही है, हमारी कंपनीज कर रही है। जब हम चाइना और भारत कर रहे हैं तो चाइनीज कंपनीज बेनिफिट कर रही है, हमारी कंपनीज बेनिफिट कर रही हैं। तो हमें वो सारे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, एक्सटेंसिवली करने पड़ेंगे। बट हाँ, ये जो दोनों पावर्स हैं, अमेरिका एंड चाइना, इनका गेम बहुत अलग है। एक चीज और हो रही है इस समय दुनिया में, ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड मैट्रिक्स जो बन रहा है, इसमें आपने इकोनॉमी और पैसे की बात करी, पावर। ट्रम्प और अमेरिका के बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोगों का इस समय ये सोचना मानना है कि ये दुनिया है रेस हॉर्सेस की। रेस हॉर्स होते हैं ना जो डर्बी वगैरह में दौड़ाए जाते हैं, उनको अच्छे से ब्रीड किया जाता है, उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, राइट, खिलाया जाता है, रेस करते हैं। ट्रम्प का ये मानना है कि वो खुद कहता है कि मेरे अंकल MIT में एक प्रोफेसर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे बच्चे तीनों इतने सुंदर, स्मार्ट और सक्सेसफुल और रिच और पावरफुल हैं। वहाँ एलन मस्क भी यही कहता है। जब इलेक्शन की रात हुई थी, विक्ट्री स्पीच, ट्रम्प और मस्क खड़े थे और मस्क का 4 साल का बच्चा खड़ा था, खेल रहा था, तो ट्रम्प ने मस्क को बोला स्पीच के बीच में, मस्क, दैट इज अ रेस हॉर्स यू हैव। तो ये बिलीव करते हैं। केवल यही नहीं, मुझे जो दुनिया में ट्रेंड दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि रिच एंड पावरफुल गेटिंग टुगेदर। ट्रम्प जब डील या बिजनेस बनाता है, कोशिश करता है अमेरिकन सऊदी के क्राउन प्रिंस से, ओके डन करो, ओके, बड़े बड़े बिलियनर्स आपस में डील करो। तो ये दुनिया, शायद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, ये इन बड़े बड़े रिच एंड पावरफुल के एक क्लब नहीं मैं कहूँगा, बट इनकी पार्टनरशिप्स का एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है। गूगल की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओपन AI जो कर रहा है, टेक के जो भी लीडर्स हैं कर रहे हैं, ऑयल कंपनीज जो कर रही हैं, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, वो कंपनीज जो कर रही हैं। तो इस समय एक तरह से होड़ ये भी लगी पड़ी है, अगेन पैसा, बट लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक, कि मिनरल्स, रिसोर्सेज कैसे अपने कब्जे में नहीं तो अपनी सप्लाई चेन में डाले जाएं। तो ये रेस और होड़ चल रही है, इसमें हमें भी compete करना और हम compete कर रहे हैं। बट यस, हमारे पास पैसा कुछ कम है कंपेयर टू व्हाट अमेरिका एंड अमेरिकन कॉर्पोरेट्स हैव, यूरोपियन कॉर्पोरेट्स भी, चाइना भी। बट आई थिंक हम स्ट्रेटेजिकली जिन भी चीज़ों में एंगेज करें, और हमारे पास एक और बहुत बड़ा एसेट है, और वो एसेट है हमारी, कहिए तो टैगोर, गांधी की लेगेसी और मिडिल पाथ, कॉमन सेंस, बैलेंस। बट अनफॉर्चुनेट ये भी है कि आज की दुनिया में मिडिल पाथ, बैलेंस, कॉमन सेंस की कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता। इस समय एक और चीज़ होती दिख रही है मुझे इस वर्ल्ड मैट्रिक्स में, कि आई थिंक इंसान वापस जंगल की तरफ जा रहा है। ये जंगल माइट इज राइट वाले राज का वक्त आ रहा है, तो कॉर्पोरेट्स का होगा और पॉलिटिशियंस का होगा। माइट इज राइट की दुनिया बनाने का कोशिश है इस समय। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है या वर्ल्ड डॉक्ट्रिन है, दरअसल वो पावरफुल और रिच, इन दोनों का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है और दुनिया उसी के ज़रिए चल रही है। आप देख पाते हैं तो ठीक है, नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बड़ी असलियत ये है, चाइना इससे थोड़ा अलग है। एक बड़ी कंपनी अलीबाबा दैट वाज बैडली डैमेज्ड बाय द सिस्टम दैट इज़ वर्किंग इन चाइना, और जैक मा को आप देखिए कहाँ हो गए। एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है वो,
लेकिन दुनिया बाकी जो है वो आप जैसे कह रहे हैं कमोबेश वैसे ही चल भी रही है। ये आपकी किताब है ट्रम्पोटोपिया। ओ यस, ऐसा लग रहा है कि कोई यूटोपिया से लेकर के आपने ट्रम्पोटोपिया किया है। एग्जैक्टली वही है कि ट्रम्प का यूटोपिया क्या है, अच्छा। ट्रम्पोटोपिया। थैंक यू, तो एग्जैक्टली। ये किताब क्या कहती है? ये किताब 3 भाग में है। एक भाग है ट्रम्प की बचपन और उसका कॉलेज लाइफ, क्योंकि देखिए आज की तारीख में आप जो भी शख्सियत हैं, आप एक प्रोडक्ट हैं जिस स्कूल में पढ़े, शुरू में जहाँ नौकरियाँ करी, जहाँ कॉलेज गए, जो किताबें पढ़ी, आज जो आप हैं उस सब का एसेंस है, राइट? तो ट्रम्प भी जो आज है वो एसेंस है, जो इसने पढ़ाई करी जहाँ भी नहीं, मतलब वॉटन में करी, एंड उसके बाद अपने फादर के रियल एस्टेट बिजनेस में आ गया 1970s के न्यूयॉर्क में, 1980s के न्यूयॉर्क। उस समय के न्यूयॉर्क में यूनियंस होती थी, यूनियंस के साथ डील करना, ये रियल एस्टेट डेवलपर था, ट्रेड यूनियन से डील करना, माफिया होते थे, सीमेंट माफिया कंट्रोल करता था, उनसे डील करना, जोनिंग लॉज में करप्शन, ये वो। तो ये उस, और नहले पे दहला मारना न्यूयॉर्क स्टाइल, ब्लफ करना, आर्टिफिशियल डेडलाइंस देना, तो ये जो इसकी आज की शख्सियत है सारा उसका एक आउटकम है। सो 1/3 द बुक इज हिज पर्सनालिटी, 1/3 द बुक इज कि आज की अमेरिका कैसी है। अमेरिका को एक टाइम में कहा जाता था कि ये एक मेल्टिंग पॉट है, कि अलग अलग देशों से लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स अमेरिका में आके सब कॉमन वैल्यूज में आ जाते हैं, कि हार्ड वर्क, कंपटीशन, परस्यूट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। तो आज की अमेरिका में बट तो मेल्टिंग पॉट नहीं है। मुझे जो दिखता है अमेरिका आज की तारीख में एक बॉक्सिंग रिंग बन गया है। दो पक्ष हैं, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, जो मागा, दोनों पक्ष एक दूसरे से बहुत डरते हैं, बहुत गुस्सा भी हैं, और है कि अगर ये आ गया तो मेरी लाइफस्टाइल बर्बाद हो गई। तो इस समय जब ट्रम्प पावर में है तो लिबरल्स बहुत ही दुखी हैं कि ट्रम्प तो वही फैशिस्ट है, ये है, वो है, करे जा रहा है। अगर लिबरल्स, कमला हैरिस पावर में आ जाती तो ट्रम्प वाले जो मागा हैं वो कहते हैं ये तो कम्युनिस्ट पावर में आ गए तो हमारी गन्स ले लेंगे, वो। तो इस समय सो सेकंड पार्ट ऑफ द बुक इज अबाउट द कल्चर ऑफ अमेरिका टुडे, जो कि एक बॉक्सिंग रिंग है। और थर्ड पार्ट ऑफ द बुक, बाय द वे, बुक 770 पेज की है, दुनिया की थिकेस्ट बुक ऑन ट्रम्प है। तो थर्ड पोर्शन, अबाउट 1/3, इज टिप्स ऑन हाउ टू टैकल ट्रम्प। और ट्रम्प को आप टैकल कर सकते हो, सिल्वर बुलेट नहीं है, बट काफ़ी चीज़ें हैं जो कि समझ में आती हैं कि ट्रम्प के साथ कैसे एंगेज किया जाए। और इसमें तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान ने जो करा है, अमेरिका के साथ रिश्ते अपने जो बढ़ाए हैं, वो एक क्लासिक केस है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है, मेरी बुक में यही गेम प्लान कुछ दिए हुए हैं जो पाकिस्तान ने करे हैं। अभी जो पाकिस्तान की नज़दीकी हुई ट्रम्प के आने के बाद से, और जिस तरीके से मुनीर की पीठ थपथपाते हैं ट्रम्प, कई दफ़ा बुलाते हैं, लंच भी करते हैं, पाकिस्तान के साथ जो ये क्लोजनेस है उसकी वजह आप क्या मानते हैं, क्या है? क्वाइट अ फ्यू। जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रम्प लाइक्स टू डील विद स्ट्रॉन्ग पीपल, रेस हॉर्सेस। उसे समाओ ये इनको इंप्रेशन हो गया कि जनरल मुनीर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, और ट्रम्प को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए होती है, लाइक वन पर्सन उससे बात करूं, मैं जो चाहता वो हो जाए। तो मुनीर वो पोजीशन पॉइंट उन्हें दिखा। पर उससे पहले मुनीर की जो ये छवि कैसे बनी, इसमें पाकिस्तान ने क्या करा, इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी के कंसल्टेंट को हायर किया। ट्रम्प ने नहीं, पाकिस्तान की सरकार ओब्लिक इंटेलिजेंस ओब्लिक मैं कहूँगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, और ये लोग पहुंचे। ट्रम्प ने एक कंपनी बनाई, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLF। इलेक्शंस नवंबर को थी, 2 महीने पहले से नई कंपनी खड़ी करी ऑन क्रिप्टो। दैट मीन्स इसको क्रिप्टो का कितना फ्यूचर भी दिखता है। तो उसमें ट्रम्प पार्टनर है, इसका बड़ा बेटा एरिक पार्टनर है, जूनियर बैरन, और स्टीव विटकॉफ जो बिल्डर बिलियनियर, जो इजराइल इंटरलो, उसका बेटा जैक इज ऑल्सो पार्टनर इन दिस क्रिप्टो कंपनी। तो पाकिस्तान ने कुछ चैनल्स के थ्रू क्रिप्टो कंपनी में पहुंचे और उनको बोला कि हमें पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का बड़ा इकोसिस्टम बनाना है, जनरेट करनी है, ये वो, आप आके हमें एडवाइस करो। तो जैक विटकॉफ, जो कि स्टीव विटकॉफ का बेटा, वेंट टू पाकिस्तान, इनसे मिलने, इनकी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से, कि क्या करा जाए, इत्यादि इत्यादि, आप क्या करेंगे, कितनी पावर चाहिए होगी, बिकॉज फॉर मिंटिंग कॉइन्स यू नीड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। पर जो भी था, उस विजिट में
इन्होंने उसकी विजिट करा दी मुनीर से, शाहबाज शरीफ से, रेड कारपेट वेलकम, सेना सलूट, ये वो करके इन्होंने उसको इम्प्रेस कर दिया। और वो जो कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वाज नॉट मच, अराउंड $20 मिलियन का। वहां से एंट्री शुरू हुई और इनको एंट्री मिल गई इनटू द इनर सर्कल ऑफ ट्रम्प। और ट्रम्प को है, अच्छा अब इनको एंट्री मिल गई, अब ये कि ये क्या वैल्यू दिखाएं अमेरिका को। इनके पास 3-4 एंगल्स थे। एक एंगल तो अव्वल पहला तो क्रिप्टो, कि क्रिप्टो में आपको बड़ा कर सकते हैं। दूसरा क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। इस समय जो होड़ चल रही है रिसोर्सेज का कब्जा करने की, अमेरिका की एक नंबर 1 वो भी टारगेट है। जहां मिले, यूक्रेन से मिले, अफ्रीका में अभी रवांडा कॉन्गो में पीस करवाया तो वहां भी बोला अर्थ मिनरल्स, तो बोला अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स है हमारे पास, वी कैन, आपकी कंपनीज आके एक्सप्लॉइट करें। दूसरा ईरान का जो बॉर्डर है, और उस समय ईरान इजराइल, ये पिछले 6 महीने की बात है, आप मानिए ईरान इजराइल का चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि हम अपने बॉर्डर से अगर आप अपने एजेंट्स ईरान में घुसाना चाहें, हम दूसरी तरफ देखेंगे, आप कर लेना। ठीक है, ये 2। फिर तीसरा जो सबसे अहम इन्होंने एक और गेम खेला, और अब जो खुल के आ रहा है कि गाजा में जो सेटल होना है मामला, उसमें हम शायद फोर्सेस भी दे देंगे, क्योंकि वहां फोर्सेस चाहिए। और बात यह थी कि वो इस्लामिक होने चाहिए जो भी जाएं। अब अरब देशों की तो अपनी पॉपुलेशन कितनी है ही नहीं। एमिरातीज 20 लाख हैं पूरे, और 1 करोड़ में से 80 लाख दूसरे देशों के, सऊदी के नहीं है, बहरीन के क्या है। तो वैसे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया 2 इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हुए मुस्लिम नेशंस के। तो पाकिस्तान ने कहा कि यस, हम वो भी कर सकते हैं। तो इन 2-3 चीज़ों की अपनी अट्रैक्शन दिखा करके, और एक तरह से कहो तो सिंगल विंडो यस नो, आपने कहा ठीक है हो जाएगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी आई थिंक 2 महीने पहले करीब 500 टन मटेरियल्स यूएस की कंपनी एक है यूएसएम, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है, पार्टली यूनाइटेड स्टेट्स मिनरल्स करके, वो ऑलरेडी 500 टन खरीद चुकी है उनसे। तो पाकिस्तान ने आई थिंक स्मार्टली गेम खेली। वी शुड रियलाइज, देखिए हमें ऑनेस्ट अपने से भी होना पड़ेगा। हमें अपने आंखों पे पर्दे डाल के कि नहीं हम ही सबसे बड़े ज्ञानी और हम ही सबसे स्मार्ट दुनिया में हैं, वो अगर हम सोचेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में, गड्ढे में जाएंगे आगे। दुनिया में और लोग भी हैं और काफ़ी लोग स्मार्ट भी हैं। ठीक है, हम ज़रा ज़्यादा हो सकते हैं, पर ये नहीं है कि हम ही केवल गोल्डन है, बाकी सब सिल्वर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। ये 3 C's जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान अमेरिका को साथ किया। एक क्रिप्टो करेंसी, दूसरा क्रिटिकल माइंस, और तीसरा कोऑपरेशन ऑन फ्रंट ऑफ एस्पियोनेज एजेंट्स और इजराइल गाजा इश्यूज। तो अब ये 3 C's के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लिया है, उसको पकड़ा है। एक सर आखिरी सवाल मेरा है, क्योंकि हमारे लिए तीनों फ्रंट खुले पड़े, पाकिस्तान, चाइना, अब बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं यूनुस को लेकर के, यूनुस चाहते भी नहीं कि इलेक्शंस हों, और वो दुनिया के सामने कहते भी हैं कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हालात जो वहाँ के खून खराबे से भरे हुए हिंदुस्तान के खिलाफ है, उसके पीछे एक ही आदमी है, मोहम्मद यूनुस, और उसके बड़े अरमान हैं, पता नहीं 80 साल पार करने के बाद भी कि सत्ता मेरे हाथ में रहे और मेरे मुताबिक बांग्लादेश चले। ये बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए कितना क्रिटिकल है और कितना डेंजरस है? मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश भारत के लिए क्रिटिकल तो है ही, डेंजरस बनता जा रहा है, और ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा बनेगा। और इसमें देखिए, बांग्लादेश जब बना था तब ये आइडिया था कि ये जो देश है इसकी आइडेंटिटी लोगों की थी कि हम बंगाली हैं, बंगाली हैं, बंगला हैं, और हम मुसलमान हैं। अब जो हुआ है धीरे धीरे बांग्लादेश में रिवर्स हो गया है। अब हो गया कि आइडेंटिटी आपकी क्या है, हम मुस्लिम हैं एंड देन वी आर बांग्ला। तो ये आइडेंटिटी फ्लिप हो गई है, और ये पब्लिक ओपिनियन बहुत वर्षों से बढ़ रहा है बांग्लादेश में। एंड सो दैट इज वन आइडेंटिटी की हम मुस्लिम हैं, बांग्ला सेकेंड। एंड एंटी इंडिया फीलिंग्स कहिए, रेटोरिक कहिए, विचार कहिए, और ये एंटी इंडिया विचार भी बहुत समय से पनप रहे हैं,
ऑफ कोर्स देखिए, बांग्लादेश में जमात इस्लामी एक पार्टी है जो शुरू से ही प्रो बहुत पाकिस्तान और एंटी इंडिया रही है। वहाँ पर डेफिनेटली इस पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने फंडिंग करके मदरसाओं में बांग्लादेश के यूथ को ब्रेन वॉश करा है कुछ को, बट ओवरऑल एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ती और जा रही है कि पिछले बिकॉज ऑफ वन रीजन बिग। देखिए, पिछले 15 साल में शेख हसीना ने भी अपने देश के अंदर अट्रॉसिटीज करी हैं, या कहो तो अथॉरिटेरियन रही है, जिसके चलते जो रेडिकल थे वो तो गए, बट जिसके चलते इसने अपने अपोनेंट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी एलिमिनेट कराया या जेल कराया, किडनैप कराया। अब बात यह कि अनफॉर्चुनेट है, बांग्लादेश की हिस्ट्री में जब खालिदा जिया पावर में थी बीएनपी, तो वो अवामी लीग के लोगों को जेल में डालना, मरवाना करती थी। इनफैक्ट ग्रेनेड अटैक हुआ था हसीना के ऊपर 2000 समथिंग में, जहाँ 24 लोग मारे गए थे, हसीना बच गई थी। और जब हसीना पावर में आती हैं तो ये बीएनपी वालों को वही सेम उसी हाथ की दवा देती हैं। बट अब पिछले 15 साल से जो हसीना पावर में थी तो इन्होंने वो करा। अब बांग्लादेश के अंदर जो जमात ने और बीएनपी, वो भी एंटी इंडिया है, ओके, सॉफ्ट इस्लामिक है मानो। उन्होंने ये दर्शाया और लोगों को ये बोलते हैं कि शेख हसीना ने जो जास्तियां करी वो इसलिए करी क्योंकि इंडिया इसके साथ खड़ा था। इंडिया ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, इसलिए शेख हसीना ने जबरदस्ती करी। अगर इंडिया सपोर्ट ना करता शेख हसीना को तो शेख हसीना ऐसा ना करती। तो वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बन चुका है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा। तो आने वाले वक्त में अभी अवामी लीग तो दिखता है इलेक्शन लड़ेगी ही नहीं, अपने नाम से लड़ नहीं सकती है, उसके इंडिपेंडेंट्स लड़ेंगे। तो जो गेम है, जो फील्ड है, उसमें तो बीएनपी है, और बीएनपी इज़ एंटी इंडिया, सॉफ्ट इस्लामिक। जमात है, जमात इज़ वेरी मच एंटी इंडिया एंड वेरी हार्ड इस्लामिक। फिर आपके स्टूडेंट लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, सिटीजन्स नेशनल पार्टी, जो कि स्ट्रांगली एंटी इंडिया है, ओके। और इस्लामिक वो सॉफ्ट थे, बट अब वो ज़्यादा हार्ड होते जा रहे हैं। और फिर चौथा है इनकलाब मोर्चा, जो कि पार्टी ही नहीं थी हादी की, जिसकी डेथ हुई तब वो हीरो बन गया है, नेशनल राइट। तो ये जितने सारे प्लेयर्स हैं सबके सब एंटी इंडिया हैं, और सबके सब सॉफ्ट इस्लामिक तो हैं ही। अब उसके आड़ में कुछ हार्ड इस्लामिक भी हो सकते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इंडिया इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया की तरफ से ऐसा कोई फैसला या कोई काम नहीं हुआ है जिससे बांग्लादेश के भीतर का माहौल भड़के। अलबत्ता इंडिया उसको लगातार अपने मुताबिक हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। एस जयशंकर को भेजा गया कि अब खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में जाएं, तो इसीलिए कि एक बड़ा देश पड़ोसी देश के पास अपने बड़ेपन के साथ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो नैरेटिव्स होते हैं वो इंटरनेशनल अफेयर्स में सिचुएशनल कंडीशनल होते हैं। अब वो पहले इस्लाम आ गया, नेशन बाद में आ गया। हिंदुस्तान के भीतर भी आप इस तरह की आवाज़ सुनते रहते होंगे। अगर इस्लाम ही नेशन से ऊपर होता तो पाकिस्तान कहर क्यों बरपाता बांग्लादेश में जो पूरी पाकिस्तान हुआ करता था। महिलाओं के लाखों की तादाद में बलात्कार हुए, लाखों लोग मारे गए। या इराक ईरान के बीच में जंग क्यों होती, या कुवैत के ऊपर इराक हमला क्यों करता, या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 साल लंबे समय तक युद्ध क्यों होता रहता। जाहिर है कि मुल्क बड़ा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, उसके ऊपर कोई भी अगर थियोरी लाकर खड़ा की जाती है तो थोड़ी देर के लिए होती है, उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। और इस वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, डीप स्टेट का काम भी वहाँ चल रहा है। सर, मैंने आपकी किताब पलटी तो एक सीधे सीधे जो चैप्टर आया, द डीप स्टेट इन अमेरिका ए पर्सिस्टेंट चैलेंज, तो अभी हम बात ही कहते तो ये आ गया। ये क्या है सर? देखिए, डीप स्टेट का मैंने इस किताब में इसलिए रखा क्योंकि डीप स्टेट जो ट्रंप कहता है उसका मायना डिफरेंट है, और डीप स्टेट जो हम बात करते हैं उसके मीनिंग डिफरेंट है। जो ट्रंप कहता है कि डीप स्टेट है जिसने मुझे आने नहीं दिया इत्यादि, ट्रंप के अकॉर्डिंग डीप स्टेट में 4 तरीके के लोग हैं। एक लोग तो हैं जो सरकार में, अमेरिकन सरकार में सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो उसकी बात नहीं मानते, ओके, जो परमानेंट हमारे जैसे आईएएस हैं, करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मेरी बात नहीं मानते, तो ये डीप स्टेट है। सेकंड उसके हिसाब से डीप स्टेट हैं जजेस। अमेरिका में जो जजेस हैं वो सरकार अपॉइंट करती है, ठीक है, क्लियरली, और प्रेसिडेंट को मर्जी होती है। जब रिपब्लिकन आते हैं तो अपने फिलॉसफी वालों को करते हैं, जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो लिबरल, तो वो क्लियर कट है।
तो जो डेमोक्रेट्स ने अपॉइंट करे हुए हैं वो तो ऑब्वियसली इसके कई चीज़ों को अपोज करते हैं, तो ये उनको कहता है डीप स्टेट है। तीसरी डीप स्टेट ये कहते हैं मीडिया में, जो कि इसके खिलाफ लिखते और बोलते हैं कि ये डीप स्टेट है हमारे खिलाफ, राइट। चौथी डीप स्टेट इसके हिसाब से है थिंक टैंक्स कुछ हैं जो कि मानिए लिबरल थिंक टैंक्स हैं, एंटी हैं। तो ट्रंप इन चारों को डीप स्टेट कहता है। और हुआ ये भी था, इसकी पहली टर्म जब थी तो कई बार सरकार के अंदर ऑफिशियल्स ने इसकी बात नहीं मानी। कई बार डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसने सीरिया में मेरे ख्याल से या लीबिया से अपनी आर्मी को हटाने को बोला था, शायद आई थिंक 2000 सोल्जर्स। जनरल ने इसकी बात ही नहीं मानी। 3 महीने बाद इसे पता चला नहीं जी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसका ये मानना था कि ये सब मेरे को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं। हाँ, इस डीप स्टेट में आपका स्टेट डिपार्टमेंट भी आता है, क्योंकि बहुत डिप्लोमेट्स ऐसे थे जिन्होंने इसकी बात नहीं मानी। ओके, इंटेलिजेंस, CIA, FBI को भी ये कहता है कि इनमें से कुछ लोग हैं जो डीप। सो बेसिकली ट्रंप का और अमेरिका में जो डीप स्टेट का वर्जन है वो ये है कि सरकार के अंदर या बाहर जो एलिमेंट्स हैं जो कि इनका एजेंडा नहीं करने दे रहे। अब हम लोगों का जो डीप स्टेट हम कहते हैं भारत में मानिए जो है, आई थिंक हमारा रेफरेंस है ज़्यादा अमेरिकन इंटेलिजेंस से, राइट, कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की क्या क्या गेम्स चल रही हैं। और उसमें आई थिंक हम एक और चीज़ भी इंक्लूड करते हैं, हम इंक्लूड करते हैं कॉरपोरेट अमेरिका, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें अमेरिका करता है दूसरे देशों में जा करके सरकारें उथल पुथल गिरवा देते हैं, मरवा देते हैं फॉरेन पॉलिसी में। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इसलिए भी होता है कि अमेरिका के कॉरपोरेट इंटरेस्ट होते हैं। तो हम जो डीप स्टेट कहते हैं इज अमेरिकन इंटेलिजेंस प्लस कुछ हद तक अमेरिकन कॉरपोरेट्स का अगर इंटरेस्ट हो। जबकि अमेरिका के अंदर जब वो डीप स्टेट की बात करता है ट्रंप, तो वो उनकी बात करता है जो कि उसको अपना एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है, उस पर अंकुश लगा रहे हैं। दुनिया में डीप स्टेट, हालांकि इसके फॉर्म्स भले ही डिफरेंट हों, लेकिन मोटे तौर पर किसी भी मुल्क में एक सत्ता को हटाने या एक सत्ता को लाने के लिए दूसरे देशों की तरफ से जितने एजेंट्स को एक्टिवेट किया जाता है, जितने एलिमेंट्स उसमें डाले जाते हैं, वो उसका पार्ट होते हैं। डीप स्टेट मोटे तौर पर यही होता है। रविंदर सचदेव साहब, चूँकि न्यूज़ इंडिया आपके लिए, आपकी ज़ुबान में, आपकी खातिर खबरों को जैसे हम लाने की कोशिश में हैं, उसकी एक प्रक्रिया है कि हम न्यूज़ रूम में मेहमानों को बुलाते हैं और किसी भी इंटेलेक्चुअल से, एक्सपर्ट से जब आप बात करते हैं, जैसे सचदेव साहब हैं, तो आपको समझ में आता है कि बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जा सकती है, और कहीं भी कोई तरतीब बिगड़ती नहीं है, और आपकी समझ जो है मुझे लगता है कि और एनरिच होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपके अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को भी बेहतर करके एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखें जिससे उस स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप जितने भी सवालों से जूझ रहे हैं या जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, वो सब आपके सामने खुल करके हम रख पाएँ। ये हो हल्ला हंगामा मुर्गा लड़ाई, इससे हम अलग, आपकी खातिर एक अलग दुनिया बनाने की तैयारी में हैं, वो खबरों की होगी। और जैसे रविंद्र सचदेव साहब हैं, इसी तरह के एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे, और आपकी खातिर जिस तरीके से आपने दुनिया को कैसे बताया, क ख ग घ टाइप, तो अल्फ़ाबेट्स हमारे होते हैं वैसे ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और इतने इश्यूज़ पर क्लैरिटी के साथ अपनी राय रखने। थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल हैं सर? बट इट्स अ प्लेजर एंड आई रियली ऑनेस्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू। आपका जो इनिशिएटिव आप केवल अपने न्यूज़ रूम में ले रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि ये इनिशिएटिव पूरी मीडिया इंडस्ट्री में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे, सबको इस तरह की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, लर्निंग, क्यूरियोसिटी ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे लर्नड और वेल अवेयर कोलीग्स होंगे, द बेटर इट्स फॉर द viewers. Hi sir, Ambika this side. Sir, my first and last question is Trump good for global stability or global chaos? See, Trump thinks that he is responsible only to America. He's not bothered with global, right? So, for America, what he thinks जो वो कर रहा है, उसे लगता है कि it is the best for America. That's why he's doing it. उसमें actually कुछ चीज़ों में वो succeed भी कर रहा है। आप tariffs में देखिए, he's been able to attract money definitely into it. बट कुछ चीज़ों में वो अमेरिका को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, खासकर अमेरिका के अंदर की सोशल हार्मनी,
अमेरिका इस समय एक बहुत ही डिवाइडेड बॉक्सिंग रिंग बन गया है देश के अंदर, बट वो जूरी आउट है, राइट? तो ट्रम्प तो अपने देश के लिए कर रहा है पूरा. नाउ कमिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज ही गुड और बैड? आई विल एक्चुअली से व्हाई नॉट, ही कुड बी गुड ऑल्सो. देखिए, वो अपने को प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनाना चाहता है, मानता है अव्वल. तो कोई भी आदमी अगर किसी भी कारण शांति कराने की पूरी प्रयास करे, उसने 8 कोशिश कर चुका है, वो क्लेम करता है, तो एक वो तो अच्छी बात है मैं कहूँगा, अगर कोई भी देखो ना जिस भी कारण कर रहा है. एंड दूसरा, ये जो वर्ल्ड है इसमें हर देश को अपने लिए देखना है. यस, बट ट्रम्प दुनिया का पूरा खाका हिला रहा है, पूरा वर्ल्ड को रीजिग कर रहा है. कुछ चीज़ों में यस यू कैन से ट्रम्प इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, मे बी अगर कहें तो मानो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसने पूरा वो डिस्कशन एंड पॉलिसीज क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल ही दूर कर दी हैं. उसमें ही इज नॉट गुड, आई वुड से व्हाट ही इज डूइंग. कई चीज ही इज ऑल्सो, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि दुनिया भर में पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म, एंटी इमिग्रेशन कहिए तो, या एंटी इमिग्रेशन, एंटी अदर, वो माहौल पूरी दुनिया में बहुत फैल गया है, बढ़ रहा है. यू नो, हेट्रेड ऑफ द अदर, दूसरा जो है मेरे से जो अलग दिखता है या बोलता है उसके प्रति नफरत दुनिया भर में ये बढ़ती जा रही है. और कुछ हद तक इसका श्रेय जो ट्रम्प अमेरिका में कर रहा है उसको जाता है, आई वुड से. सो इन सम ऑफ दोस काउंट्स ही इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, बट इन सम काउंट्स मे बी इट्स नेसेसरी कि दुनिया को झंझोर के हिला के जगाओ. दुनिया की जो असलियत है, लेट्स गेट रियल. हमें असलियत पता हो तो शायद फिर हम सॉल्यूशंस भी असल वाले निकलेंगे दुनिया में. Thank you so much. थैंक यू. थैंक यू.